अनुष्का गौतम, अस्मिता महावर, निकिता चौधरी, अस्मिता, अनुष्का गौतम, कोमल वर्मा, सुनीता चौधरी, खुशबू, हाँ, सृष्टि गोयल, ऋषिता कलाल, ऋषिता लगा दी बेटे, ऋषिता कलाल, सृष्टि गोयल, निकिता चौधरी, अंजलि जलवानिया, अंजलि जलवानिया, खुशबू, अच्छा, रुचि कुमारी मीना, अस्मिता, नीतू बागड़ी, जानवी, नीतू बागड़ी, निकिता अंजना, निकिता अंजना, निकिता चौधरी, अनीता जांगेड़, अनीता जांगेड़, साक्षी यादव, साक्षी, दिव्या शर्मा, साक्षी यादव, संध्या मैम, हाँ संध्या मीना लगा दी बेटा, संध्या मीना, ज्योति मीना, संध्या मीना, ज्योति मीना, नीतू बागड़ी, अनुष्का, रुचि कुमारी मीना, आरती चौधरी, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं अपने 3 पेपर। अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए तो 3 पेपर्स आर देयर, जैसे कि पहले बॉटनी में थे। एक अपन स्टार्ट करेंगे आज स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। कौन सा पेपर लेंगे? टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। एक पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा पेपर है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और तीसरा पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं? ये आपको प्रैक्टिकल भी इसमें आते हैं। टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं? टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। मतलब ये पेपर अपन स्टार्ट करेंगे और इसी को पहले फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक्स कौन सी परचेज करोगे? वही, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में आ गए, आप तो प्रमोट आरबीडी पब्लिकेशन अच्छी बुक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर निरंजन शर्मा और डॉक्टर आरएस धनखड़, ये इंग्लिश में अच्छी बुक है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। किसमें है? ये है डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, पूनम मीना और ललिता वर्मा। ललिता वर्मा, साक्षी पीपलीवाल भी आ गई, इनको भी ले लेते हैं, साक्षी पीपलीवाल एंड साक्षी यादव। मैम बोलो बेटा। मैम एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए बताना कौन सी बुक? हाँ बेटा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक ये है टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड या एवं पैलियोबॉटनी। और ये है बेटा आरबीडी पब्लिकेशन, मतलब आरबीडी पब्लिकेशन। ठीक है, रमेश बुक डिपो। और इसके राइटर्स कौन है, आपने पूछा हिंदी मीडियम में बताना। ये है डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर निरंजन शर्मा व डॉक्टर आरएस धनखड़। आरएस धनखड़, या आप कह सकते हो त्रिवेदी,
निरंजन एंड धनकर। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये अच्छी बुक है। ये है आरबीडी पब्लिकेशन। और अगर आपको नहीं मिलती है, वैसे मिल जाएगी बेटा, है ना, लता भी आ गई। तो आपको कौन सी बुक परचेज करनी है? सीबीएच की भी कर सकते हो आप। सीबीएच माने कॉलेज बुक हाउस, सीबीएच का मतलब है कॉलेज बुक हाउस। ठीक है, सीबीएच कॉलेज बुक हाउस। अच्छा, अपन सबसे पहले लेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? तो बेटा, जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु के शिष्य थियोफ्रास्टस ने किया था। मतलब जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग थियोफ्रास्टस ने किया था और स्पर्मेटोफाइट के जिम्नोस्पर्म नामक उपविभाग में उन सभी पादपों को रखा गया है जिनमें बीज नग्न अथवा अनावृत होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में उन सभी प्लांट्स को, उन सभी पादपों को रखा गया है जिनमें कि बीज नग्न होते हैं अथवा अनावृत होते हैं। इनमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है अतः बाद में फल भित्ति भी नहीं बनती है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में जो भी पादप सम्मिलित किए गए हैं उनमें अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती एवं बीज फल भित्ति से ढके रहते हैं अथवा एवं बीज फल भित्ति में ढके अथवा घिरे ना होने के कारण अनावृत या नग्न होते हैं। तो आप ये पूछ सकते हो जिम्नोस्पर्म्स के में जो भी पादप आते हैं, जैसे कि साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा है, उनमें बेटा क्या होता है? अंडाशय भित्ति का तो अभाव होता ही है, लेकिन इनमें क्या होता है? बीज फल भित्ति में ढके अथवा घिरे ना होने के कारण अनावृत या नग्न होते हैं। तो गोवेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म्स अंडाशय रहित फेंड्रोगैम्स, अंडाशय रहित फेंड्रोगैम्स कहलाते हैं। मतलब these are called as gymnosperms are called as फेंड्रोगैम्स विदाउट ओवरी। तो जिम्नोस्पर्म्स उपविभाग संख्या की दृष्टि से एक छोटे पादप समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें जिम्नोस्पर्म्स उपविभाग में 70 वंश एवं 725 जातियां सम्मिलित की गई हैं जो संपूर्ण विश्व में वितरित हैं और कई पर्वतीय प्रदेशों में ये सदस्य, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के सदस्य प्रमुख वनस्पति के रूप में उगते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स पादपों के बीज का समूह है। जिम्नोस्पर्म्स समूह के सदस्य अत्यधिक पुरातन बीजधारी पादप हैं। इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में हुई है। अब अपन जिम्नोस्पर्म्स पादपों के सामान्य लक्षण देखते हैं। तो एक स्लाइड भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, सामान्य लक्षणों की इंग्लिश मीडियम में ही बता देते हैं। पहले 1 मिनट पहले इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? तो पहला कैरेक्टर है बेटा, पादप का स्वभाव शुभ अथवा सदा हरित एवरग्रीन वृक्ष प्रकार का होता है। साइकस व पाइनस वृक्ष, जबकि इफिड्रा शुभ स्वभाव का है। तो जिम्नोस्पर्म जो आपके कोर्स में है वो क्या क्या है बेटा? साइकस, पाइनस एंड इफिड्रा। तो साइकस एंड पाइनस आर ट्रीज whereas the ephedra is a shrub. इफिड्रा क्या है? श्रब है। तो साइकस व पाइनस जो अपन अध्ययन करेंगे वो तो वृक्ष ट्रीज है, जबकि इफिड्रा शुभ है, श्रब है। और पादप का स्वभाव शुभ, श्रब अथवा सदाहरित वृक्ष प्रकार का होता है। मतलब in gymnosperms are included evergreen trees like cycas and pinus and ephedra which is a shrub
is also included in gymnosperms. तो जिम्नोस्पर्म्स का लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं. जिम्नोस्पर्म्स पादप शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं. मतलब जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? These gymnosperms plants are found in temperate and tropical regions of the world. और जिम्नोस्पर्म सदस्य विश्व के शीतोष्ण वर्ण का एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं. तीसरा है जिम्नोस्पर्म सदस्य मरुद्भिद लक्षण दर्शाते हैं. मतलब the plants which come under the category of gymnosperms they show xerophytic nature. मतलब जिम्नोस्पर्म्स के पादप मरुद्भिद लक्षण दर्शाते हैं. अतः पादपों में मरुद्भिद अनुकूलन जीरोफिडिक एडेप्टेशन पाया जाता है. मतलब जिम्नोस्पर्म से क्या मिलता है? जीरोफिडिक एडेप्टेशन दिखाई देता है. नेक्स्ट इसका लक्षण है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स में जो पादप हैं वो सदा हरित होते हैं. मतलब इन द जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन ट्रीज आर इंक्लूडेड. अपवाद क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? अपवाद है टेक्सोडियम एवं लैरिक्स. अपवाद माने एक्सेप्शन. टेक्सोडियम एवं लैरिक्स जैसे कुछ सदस्य जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं वो पर्णपाती हैं, डेसिड्यूअस है. अब कुछ जिम्नोस्पर्म्स 100 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई वाले पादप होते हैं. मतलब कुछ जिम्नोस्पर्म्स की ऊंचाई कितनी होती है? 100 मीटर तक होती है अथवा अधिक ऊंचाई वाली होते हैं. तो सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म, द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोइया सेमपरवायरेंस. मतलब सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो आप बताओगे सिकोइया सेमपरवायरेंस, जो कि 112 मीटर ऊंचाई वाला जिम्नोस्पर्म है. मतलब द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोइया सेमपरवायरेंस. ठीक है. और इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर, 112 मीटर्स. जबकि अपवाद क्या है? एक्सेप्शन क्या है? कुछ सदस्य जिम्नोस्पर्म्स के केवल 24 से 25 सेंटीमीटर ही ऊंचे होते हैं. तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जेमिया पिग्मिया. तो भी ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन हो गया. What is the smallest gymnosperm? Name the smallest gymnosperm is जेमिया पिग्मिया. जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है. अब जिम्नोस्पर्म में तना शाखित अथवा अशाखित होता है, वह काष्ठीय होता है. मतलब इन द जिम्नोस्पर्म्स द stem is branched or the stem may be unbranched and the stem is woody and the stem is erect. तना कैसा है? ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है. हाँ बेटा बोलो 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 मैम बेटा. इसकी हाइट क्या होती है जेमिया पिग्मिया की? क्या जेमिया पिग्मिया की? बेटा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, 24 से 25 सेंटीमीटर की होती है. मतलब ये मीटर में नहीं जाएगा. 24 से 25 सेंटीमीटर जेमिया पिग्मिया जो आप पूछ रहे हो ना, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ना. तो इसका सबसे ऊंचे वाले का नाम वापस बताओ. सबसे ऊंचे वाले का नाम है बेटा सिकोइया सेमपरवायरेंस. सिकोइया सेमपरवायरेंस. और इसकी जो ऊंचाई है वो है 112 मीटर, 112 मीटर्स की ऊंचाई है. ठीक है. अब नेक्स्ट लक्षण क्या है? जाइलम का निर्माण जाइलम मृदुतक तथा परिवेशित गर्तयुक्त वाहिनिका द्वारा होता है. इसमें वाहिका का अभाव होता है. वाहिका किसे कहते हैं आप? वेसल्स को. तो वेसल्स आर absent in the gymnosperms, whereas in the gymnosperms tracheids are found. अपवाद के तौर पर न्यूटेल्स गण में वाहिका उपस्थित रहती है. बेटा ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वाहिका नहीं पाई जाती. मतलब in the gymnosperms vessels are absent, but the exception is Natal's order in which
वाहिका इन विच वेसल इज प्रेजेंट, डिटेल्स गण में ही वाहिका उपस्थित होती है। केवल डिटेल्स गण ही ऐसा है जिनमें की वाहिका पाई जाती है। ठीक है, वाहिका मतलब वेसल पाई जाती है। अब जिम्नोस्पर्म में उत्पन्न होने वाला काष्ठ विरल दारुक होता है, मेनोजाइलिक होता है, मेनोजाइलिक होता है। जिम्नोस्पर्म में जो वुड पाई जाती है, काष्ठ पाई जाती है, वो विरल दारुक होता है, मेनोजाइलिक होता है। अब बेटा मेनोजाइलिक का विरल दारुक का मतलब क्या है कि यह काष्ठ थोड़ा ढीला होता है तथा चौड़ी मज्जा किरण युक्त होता है, अथवा सघन दारुक पिक्नोजाइलिक पिक्नोजाइलिक होता है। पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या है? मतलब काष्ठ जो अत्यधिक मात्रा में होता है, मैम एक में बेटा मजबूत होता है तथा पास पास सटा हुआ होता है। अब बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो? मैम मज्जाकिरण क्या होती है? मज्जा रश्मियां, बेटा मज्जा रश्मियां मेडुलरी रेज जो कि आपके मतलब उसमें मिलती है। जैसे अपन किसी भी स्टेम का जब सेक्शन काटते हैं तो अपन को जैसे मज्जा रश्मियां मिलती है, मेडुलरी रेज मिलती है, ये मज्जा किरणें होती है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। मज्जा किरणें आपने पूछा है, मज्जा किरणें मतलब मेडुलरी रेज होती हैं, जो कि आप मज्जा किरणें को मेडुलरी रेज कहते हैं। तो अपन तो ये याद रखेंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म में जो वुड मिलती है, काष्ठ मिलती है, वो मेनोजाइलिक होती है, विरल दारुक होती है, जो थोड़ी ढीली होती है तथा चौड़ी मज्जा किरण युक्त होती है। इसी प्रकार पिक्नोजाइलिक भी होती है जिम्नोस्पर्म में काष्ठ, जो कि सघन दारुक बोलते हैं अपन। तो साइकस में तो विरल दारुक मेनोजाइलिक वुड मिलती है तथा पाइनस में सघन दारुक प्रकार का काष्ठ मिलता है। तो इनमें फ्लोएम का निर्माण टेरिडोफाइटा की तरह चालनी नलिका तथा फ्लोएम मृदुतक से होता है। फ्लोएम में सहकोशिका कंपेनियन सेल का अभाव होता है। फ्लोएम में क्या होता है बेटा? कंपेनियन सेल का अभाव होता है, मतलब सहकोशिका का अभाव होता है। अब जिम्नोस्पर्म सदस्यों में एधा की उत्पत्ति, एधा मतलब कैम्बियम की उपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। बेटा एमजे लिखा है किसी ने, एमजे क्या है? इनका पूरा नाम लिखो बेटा, अटेंडेंस लगाने के लिए पूछ रहे हैं। एमजे लिखा है, एमजे, एमजे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म सदस्यों में एधा की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ भी मिलती है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स में बेटा सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इन जिम्नोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड व्हाई बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म्स कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो इन सदस्यों में जिम्नोस्पर्म्स में पत्तियां डाइमॉर्फिक होती हैं, द्विरूपी होती हैं। पत्तियों में संचरण ऊतक पाई जाती है, मतलब इन द लीव्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट। और पत्ती में रेजन नलिका, रेजन कैनाल सभी कॉनिफर में मिलती है। वह सलेशमी नलिका साइकेड्स में मिलती है, अथवा लेटेक्स नलिका नीटम में मिलती है। तो इन जिम्नोस्पर्म लीफ resin canal is found in the conifers and सलेशमी नलिका साइकेड्स में मिलती है और लेटेक्स नलिका नीटम में मिलती है। और जिम्नोस्पर्म्स में मूसला मूल मिलती है। इसकी मूसला मूल कुछ सदस्यों में सहजीवी गुण युक्त होती है। तो साइकस में नील हरित शैवाल, पाइनस की मूल पर बाह्य पोषी कवक मूल आदि उपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की मूल दी से बहु आदिदारुक तथा बाह्य आदिदारुक होती है। अब मैं आपको एक इंग्लिश में भी स्लाइड शेयर कर देती हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक स्लाइड शेयर करते हैं। रुकना बेटा एक मिनट, मैं स्लाइड आपको शेयर करती हूँ, स्लाइड शो कर देते हैं, एक मिनट।